हेलो ऑल, वेलकम टू एनएस लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस और इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं। सारे के सारे टॉपिक्स हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद फुल कॉन्फिडेंस का अनुभव करने वाले हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक इसमें हैं। सबसे पहले इसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इसमें सब टॉपिक्स रहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। देन आएगा लैन वैन मैन। थर्ड रहेगा सर्च सर्विस इंजन। फोर्थ इज ये लैन मैन वैन आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। सर्च इंजन आप लोग जानते हैं जहाँ पे आप सर्च करते हैं कोई भी चीज़ लाइक गूगल। नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग। ये भी आप लोग करते ही हैं, ये भी प्रैक्टिकल चीज़ है, इसके आंसर्स भी आप इजी वे में कर पाएंगे। नेक्स्ट है www ब्राउजर्स एंड वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यदि किसी ने वेब में काम नहीं किया है। नेक्स्ट है HTML XML एंड स्क्रिप्ट्स। ये सभी क्या है, इसकी लैंग्वेज है जिससे वेब पेजेस बनाए जाते हैं। सेवंथ है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स। यदि आपने वेबसाइट बना ली है, ठीक है, पहली बात तो आपको क्रिएशन करनी है और बना ली है तो उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से करना है इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए HTML इंटरेक्टिविटी टूल्स। यदि आपको HTML में काम करना है तो उससे संबंधित जो टूल्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। नाइन्थ है मल्टीमीडिया, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ऑडियो वीडियो है ना, ऑडियो वीडियो के साथ में जैसे कि इमेजेस है, इसके अलावा एनिमेशंस हैं, ठीक है, तो ये सभी इसमें आते हैं। और ग्राफिक्स क्या होती है, एक तरह की का ये जो विजुअल आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक तरह का क्या क्या है, ग्राफिक ही है। नेक्स्ट देखिए वॉइस मेल, जैसे कि यदि आप किसी को कॉल कर रहे हैं वो कॉल नहीं उठा रहा है तो आप उसे वॉइस मेल छोड़ सकते हैं, फिर आजकल व्हाट्सअप के अंदर भी ये ऑप्शन आने लगा है। नेक्स्ट आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप एक से अधिक जनों से कहीं पर भी बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं वीडियो पर। एंड नेक्स्ट है 11 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में भी आजकल हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करने ही लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों से अछूती नहीं है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल से। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये इंटरनेट क्या होता है। तो ये बहुत सारे नेटवर्क्स का एक जाल होता है। इसकी खोज कब हुई थी? 1969 में बॉब कहन और विंडसर्फ द्वारा। भारत में इंटरनेट सबसे पहले कब आया? तो ध्यान रखिएगा ये जो है लॉन्च तो 14 अगस्त को किया गया, लेकिन इसका जो यूज़ है वो कब किया गया? 15 अगस्त 1995 को। और सबसे फर्स्ट जो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी थी वो थी VSNL। तो ये है इंटरनेट का इतिहास। कुछ और बातें अबाउट इंटरनेट। देखिए इंटरनेट क्या होता है, इंटरकनेक्शन प्लस नेटवर्क से बना एक शब्द है। कोई भी नेटवर्क कुछ कंप्यूटरों का क्या होता है, समूह होता है, जिन्हें आपस में सूचनाओं तथा संसाधनों के आदान प्रदान के लिए जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। अतः इंटरनेट क्या होता है, कई नेटवर्कों का एक नेटवर्क होता है। और सर्वप्रथम अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर प्रैक्टिकली इसका जो उपयोग है वो 1969 में कब हुआ था? 1969 में अमेरिका में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसका नाम क्या था, ARPA द्वारा किया गया, तथा इसका जो नाम है वो ARPA से आगे नेट जोड़ दिया गया, तो ये बन गया ARPANET। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट से संबंधित जो भी इसमें टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो भी इक्विपमेंट इसमें काम आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम का जो कार्य है वो सूचना को एक रूप से दूसरे में परिवर्तित करना होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या करता है, ये जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और एनालॉग को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। और ये किसके साथ काम करता है? टेलीफोन लाइन पर डेटा को भेजने के लिए। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर सर्वर। वह कंप्यूटर या प्रोग्राम जो अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं देता है, ठीक है। तो सर्वर के अंदर सारा का सारा डेटा फीड होता है, यहीं से ही जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जाती है अन्य कंप्यूटरों में। नेक्स्ट बात करते हैं हम ISP की। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। एंड ISP क्या होती है? वह कंपनी होती है जो किसी यूज़र से पैसा लेकर एक निश्चित समयावधि के लिए इंटरनेट सुविधा देती है। तो आप सभी लोग इंटरनेट लेते ही हैं। नेक्स्ट आता है बॉड रेट। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, क्या होता है? मॉडेम की एक स्पीड होती है जिससे वो डेटा को स्थानांतरित कर सकता है।
और यहाँ पर बॉड रेट जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी ही तेज़ी से जो मॉडेम है वो डेटा को स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट देखिए अगली टर्मिनोलॉजी क्या है। ये है टीसीपी आईपी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पक्का बनता है। देखिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। दिस इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है ये? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि दोनों ही एक तरीके के प्रोटोकॉल हैं, तो इनके द्वारा कम्युनिकेशन होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अब यदि हम यहाँ पर वर्क देखें कि टीसीपी का वर्क होता क्या है, तो टीसीपी क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सपोज ये पूरा का पूरा डेटा है तो इसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके फिर सेंड किया जाता है। तो ये काम तो कहाँ पर होता है? जो सेंडर होता है वहाँ पर। ठीक है, और रिसीवर जो होता है उसके वहाँ पर वापस से ये क्या होता है, एक एक पैकेट्स जो पहुँचते हैं उसे फिर से ज्वाइन करके एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीके का काम टीसीपी द्वारा किया जाता है। ओके, अब देखते हैं टीसीपी का क्या वर्क होता है। अब ये आईपी का क्या वर्क होता है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आईपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? डेटा को भेजना कहाँ है, ठीक है, उसको कोई जो एड्रेस है जहाँ पर उसे भेजना है उस एड्रेस को वो सर्च करता है। ओके, और मैसेज को उस एड्रेस तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के इनकी जुगलबंदी से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है इंटरनेट का। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती है तो इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज आपने कोई ऑनलाइन सामान मंगवाया है, तो जो भी इसका सेलर था उसने अपना सामान जो है वो भेज दिया है। ठीक है, सेलर के द्वारा जो सामान भेजा गया है वो तो होता है टीसीपी का कार्य। ठीक है, उसने तो उसका सामान भिजवा दिया है। अब जो डिलीवरी बॉय होगा वही तो जाकर के इस सामान को उस पर्टिकुलर बंदे तक, उस एड्रेस तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से सेलर यहाँ पर टीसीपी हो गया और डिलीवरी बॉय यहाँ पर आईपी हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज, ये प्रोटोकॉल्स का क्या है? एक समूह है, दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन का कार्य करता है। ऑलरेडी देख लिया है हमने। नेक्स्ट देखिए HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 100% इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट्स परस्पर संचार करने के लिए काम में लेते हैं। इधर से इधर डेटा, इधर से इधर डेटा। तो ये HTTP का कार्य ही होता है जो वेब सर्वर और वेब क्लाइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करवाता है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस HTTP के माध्यम से किस प्रकार से होती है। सपोज ये क्या है, आपका क्लाइंट है। देखिए यहाँ पर है क्लाइंट, CLIENT। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट है और यहाँ पर कौन है? आपका सर्वर है। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं सर्वर को, आपको कुछ डेटा यहाँ से लेना है। ठीक है, तो जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर मशीन के साथ कनेक्शन के लिए एक अनुमति मांगता है। तो जो सर्वर है वो क्लाइंट द्वारा शुरू की गई जो रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को क्या करता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और उसी के अनुसार वो प्रतिक्रिया करता है और यहाँ से ये अपना रेस्पॉन्स वापस करता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है किसके माध्यम से होती हैं? HTTP के माध्यम से। अगला प्रोटोकॉल देखिए FTP, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत कॉमन भी हो चुका है ये, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट द्वारा कंप्यूटरों के मध्य फाइल को ट्रांसफर करवाता है। जैसे कि ये एक सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है, तो यहाँ से क्या करना है, फाइल को ट्रांसफर किया जाना है। तो इस समय पे ये FTP प्रोटोकॉल ही, इसी के जरिए ये फाइल ट्रांसफर होती हैं। अब ये फाइल क्या हो सकती हैं? कोई भी प्रोग्राम फाइल हो सकती है ना, या फिर कोई मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है। ओके, टेक्स्ट फाइल हो सकती है। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल जिसे आपको सेंड करना है उसमें FTP की ज़रूरत पड़ती है। ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसा कि नाम से विदित है। नेक्स्ट देखिए आप, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL क्या होता है? URL वर्ल्ड वाइड वेब पर विभिन्न इंटरनेट संसाधनों को सर्च करने के लिए, तलाशने के लिए और आइडेंटिफाई करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, साधारण भाषा में इसे वेब एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं। तो URL क्या है? एक तरीके से जो आपका घर का पता होता है वो ही वेबसाइट का क्या है, पता है। तो कंप्यूटर के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही कॉमनली URL का फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है, जो कि होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखेंगे हम IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? ये एक यूनिक और न्यूमेरिक संख्याओं का एक
समूह होता है, ठीक है। इसे किसी कंप्यूटर को ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। उसके साथ ही आईपी एड्रेस में 4 संख्याएं होती हैं, ओके। तो आप लोग समझ गए होंगे। फुल फॉर्म हम आईपी की ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये आईपी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा 192.0.2.1, इस तरीके से ये क्या होता है, एक न्यूमेरिकल लेबल होता है, संख्या होती है इसमें। और कितनी होती है, 4। देखिए 1 2 3 4, ओके। 4 संख्याएं होती हैं और ये किसी कंप्यूटर को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का काम होता है एक तो, ठीक है। आइडेंटिफाई करना और लोकेशन को एड्रेस करना, एड्रेसिंग का काम इसका होता है। और इसको इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सपोज कोई ऑनलाइन ऑर्डर आप करते हैं, तो कोई भी जो सामान आपने ऑर्डर किया है वो आप ही के घर तक क्यों पहुंचता है, तो उसमें आपका कोई ना कोई ये गिवन एड्रेस होता है। सिमिलरली आईपी एड्रेस क्या करता है, आपके कंप्यूटर द्वारा कोई भी सूचना सर्च की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, सर्वर से मांगी जा रही है, तो वो आप ही के कंप्यूटर पर क्यों शो होती हैं, बिकॉज ऑफ आईपी एड्रेस। तो ये जो हमारा नॉर्मल एड्रेस होता है और ये हमारा जो होता है वो डिजिटल एड्रेस होता है 4 संख्याओं में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, इंटरनेट जुड़े हुए कंप्यूटरों को आइडेंटिफाई तथा उन्हें ढूंढ निकालने का एक तरीका है, क्योंकि ये क्या होता है, बिल्कुल ये भी यूनिक होता है। और इसी के नाम के द्वारा, जैसा आपका कोई पर्टिकुलर नाम के द्वारा आपके एड्रेस पर आपके सामान की डिलीवरी होती है, सेम वे आपका जो एड्रेस है उसके अंदर आपका कोई ना कोई नाम होगा, तो ये उसका आपका नाम होता है डोमेन नेम, आपकी वेबसाइट का। तो डोमेन नेम क्या होता है, यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल www. आपका कोई भी नाम है यहाँ पर, तो मैंने नेम ही लिख दिया, ठीक है, name.com। या फिर कोई अच्छा सा नाम ले लेते हैं अपना ही, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल www.nslearning.com। तो यहाँ पर अगर आप पूछेंगे कि डोमेन नेम क्या है, तो ये जो NS लर्निंग है, दिस इज डोमेन नेम, ओके। और ये क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है। ये क्या होता है, डोमेन नेम होता है, और ये क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, जो कि एक तरीके से क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है, जिसके द्वारा आप पता चलती है कि कौन सी किस प्रकार की ये वेबसाइट है, ठीक है। इसको डोमेन नाम का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे .com है, .net है, .edu है, ये सभी। तो कुछ प्रोटोकॉल्स हमने पढ़ लिए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स और हमें पढ़ने हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आखिर होते क्या हैं, ये डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए नियमों का समूह होता है, ठीक है। इन्हीं नियमों के द्वारा सारा कार्य किया जाता है। तो हम TCP/IP ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको पता है। अब हम इसके साथ ही पढ़ने वाले हैं UDP। UDP भी जो है TCP के साथ ही वर्क करता है, लेकिन अलग से इतना इसका प्रचलन में नहीं है, क्योंकि ये इतना रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। नहीं ये जो किसी भेजा गया डेटा है उसकी कोई गारंटी लेता है कि वो सेंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन इन दोनों में यदि कंपैरिजन किया जाए तो ये बेस्ट होता है कम्युनिकेशन के लिए। क्यों, क्योंकि ये एक तो रिलायबल होता है, ठीक है, दूसरा ट्रस्टवर्दी होता है, तीसरा ये गारंटी देता है, ठीक है, गारंटी देता है कि आपका जो डेटा है वो सही जगह पे पहुंच गया, कब पहुंच गया, उसका एक्नॉलेजमेंट वापस दिया जाता है। बट UDP में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इसीलिए अविश्वसनीय होता है। नेक्स्ट आते हैं हम यूज़। इसके क्या क्या यूज़ हैं, तो कंप्यूटर गेमिंग, ऑडियो वीडियो कॉलिंग के लिए, लाइव कॉन्फ्रेंस के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल में UDP का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है अपना SMTP। SMTP को क्या बोलते हैं हम, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। और ये किस लिए काम आता है, ईमेल सर्विस के लिए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एक ये भी आपको याद रखना है, लेयर से भी इसको कनेक्ट करके रखना है कि SMTP क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये मेल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे, ऐसे सिर्फ याद करने के लिए ऐसे याद रखें कि जो मेल है वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ईमेल नाम की एक एप्लीकेशन आपके सबके मोबाइल में होती है कि नहीं होती है, इसीलिए ये क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, इसके जो दूसरे यूज़ हैं वो क्या है, ये ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ में आता है, और कमेंट्स के लिए, और पासवर्ड चेंज के लिए। अब ईमेल मार्केटिंग कैसे, आपने देखा होगा आपकी ईमेल पर कई प्रकार के मेल्स जो है वो आते रहते हैं,
है ना, अलग अलग प्रकार के, कोई किसका आ रहा है, कभी किस कंपनी का आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी SMTP के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे POP, वेरी इंपॉर्टेंट। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है और ईमेल को रिसीव करने के लिए ये काम में आता है, यानी कि एक तरीके से ये SMTP के साथ ही जुड़ा हुआ है और उसे ही हेल्प करता है। आगे देखिए, इंटरनेट नहीं होने पर भी ईमेल को पढ़ने, ड्राफ्ट करने और हटाने में सक्षम होता है। देखिए, जो ईमेल है वो किस पे वर्क करता है, इंटरनेट से ही वर्क करता है। इंटरनेट नहीं होगा तो ईमेल वर्क नहीं करता है। तो ऐसे में क्या है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो क्या सारा डेटा उड़ जाएगा? नहीं। ईमेल को पढ़ने, ड्राफ्ट करने और हटाने के लिए यहाँ पर इसीलिए POP का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, आई मैप भी इसी का एक भाई या बहन समझ लीजिए। क्या है इसका एक्स्ट्रा जो अपडेटेड वर्जन है, ऐसा मान लीजिए। अगला है HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस का मतलब क्या होता है, अगर लोग नहीं जानते तो वो कंफ्यूज रहते हैं। व्हाट इज एस? एस इज सिक्योर। आजकल आपने देखा होगा एडवांस्ड इस तरीके के ऑप्शन आते हैं कि ये सिक्योर नहीं है, क्या आप इसे चलाना चाहते हैं, पहले आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो www में इसका यूज़ होता है और वेब सर्वर्स और वेब क्लाइंट्स परस्पर संचार के लिए HTTP का यूज़ करते हैं। जो बेसिक है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं HTTP के बारे में, लेकिन HTTPS जो है वो एक एक्स्ट्रा इसका अपडेटेड वर्जन है, दैट इज सिक्योर। अब FTP के बारे में हम देख चुके हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट द्वारा कंप्यूटरों के मध्य फाइल को ट्रांसफर करवाता है। उसके बाद में आता है IGMP। व्हाट इज IGMP? दिस इज इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या करता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, वीडियो और गेमिंग के लिए ये वर्क करता है। जैसे कि आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, है ना, वीडियो और गेमिंग के लिए। उसके बाद आता है ICMP। क्या करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और उसके बाद आता है PPP इज पॉइंट टू पॉइंट और सीधे तौर पर जुड़े हुए डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करता है। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट, जो कि आपस में बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनके बीच में और कोई नहीं है, बिल्कुल आपस में कनेक्टेड है, दैट इज PPP। अब हम आते हैं पोर्ट नंबर पर। पोर्ट नंबर क्या होता है, जैसे कि FTP जो है उसके लिए पोर्ट नंबर क्या होता है, 21 FTP, ठीक है। नेक्स्ट है SMTP, 25 होता है उसके लिए। PPP के लिए 110 होता है। IMAP के लिए 143 होता है। HTTP के लिए 80 होता है एंड HTTPS के लिए 443 होता है, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट नंबर हैं। देखिए, एक और जो प्रोटोकॉल होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है टेलनेट। टेलनेट के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी नियमों का एक सेट ही है। इसमें क्या करते हैं, कोई एक सिस्टम है उसे दूसरे सिस्टम से क्या किया जाता है, जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और ये जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है, रिमोट लॉगिन कहा जाता है। तो रिमोट लॉगिन वर्ड आता है तो आपको टेलनेट याद आना चाहिए, ठीक है। तो रिमोट लॉगिन कहा जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो सिस्टम है, सपोज ये कनेक्शन के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो इसे तो हम क्या कहेंगे, लोकल कंप्यूटर, ओके। और जो सिस्टम इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए ये मान जाता है, तो इसे हम कहते हैं रिमोट कंप्यूटर, ओके। इसी प्रकार से एक और प्रोटोकॉल ये भी देख लीजिए, कोई प्रोटोकॉल छूटना नहीं चाहिए आपका। एक होता है गोफर। ये क्या करता है, अलग अलग साइटों से जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको क्या करना, फाइंड आउट करना, है ना, उनको फिर से वापस प्राप्त करना। जैसे कि आपने एक बार कोई फाइल डाउनलोड कर ली, फिर वापस से करनी है, तो उसको वापस से आप क्या करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं या फिर शो करवाना चाहते हैं, है ना। तो ये सब पर जो नियम जो लागू होते हैं वो गोफर के होते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, ये भी क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कौन, गोफर। तो ये सारे इंटरनेट के प्रमुख प्रोटोकॉल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है लैन मैन वैन। ऑलरेडी आप दूसरे टॉपिक में भी देख चुके हैं, जो वीडियो हम कर चुके हैं उनमें। देखिए, इसमें जो नेटवर्क टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, ये लैन मैन वैन। तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। कोई भी जो छोटा सा एरिया होता है, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है लोकल, यानी कि जो स्मॉल एरिया है, जैसे कि कोई स्कूल है, कोई ऑफिस है, वहाँ पर आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने हैं तो वहाँ पर लेन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी रेंज आप लोग याद रखिएगा, ये रहती है 10 मीटर से 1000 मीटर तक लगभग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें तो वाईफाई, आप लोग कनेक्ट करते हैं ना वाईफाई, वो किस में आता है, लैन में ही आता है।
उसके बाद आता है आपका MAN, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है, लेन का थोड़ा विस्तृत रूप हो जाएगा। इसमें वहाँ पे जहाँ पे एक बिल्डिंग में काम हो रहा था वहाँ पर अलग अलग बिल्डिंगों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है, या फिर आप ये कह लें कि पूरी की पूरी जो सिटी है या टाउन है उसमें कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो मेन की जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी, 5 से 50 किलोमीटर के बीच में। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिटी केबल नेटवर्क। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, मैन की तरफ, सॉरी वैन की तरफ। इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है विस्तृत, फैला हुआ, यानी कि एक तरीके से ये पूरे के पूरे स्टेट हो, कंट्री हो, है ना, उनको कनेक्ट करने के लिए, यानी कि हम जहाँ जहाँ पर भी फैले हुए हैं दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, जो नेटवर्क है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा नेटवर्क ही यही होता है। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 1 के आगे कितने जीरो लगा दिए जाएँ, 5 जीरो लगा दीजिए, इतने किलोमीटर तक इसकी जो है वो रेंज होती है। तो इसके एग्जाम्पल सीधे से आपका फ़ोन हो जाएगा, है ना, मोबाइल फ़ोन हो जाएगा या सैटेलाइट्स हो जाएंगे। तो अगर इनके अंदर डिफरेंस देखा जाए तो वो क्या होता है, सबसे पहले तो इनका नाम, यहाँ पर लोकल होता है, यहाँ पर वाइड होता है, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन होता है। नेक्स्ट ये छोटे से एरिया के लिए होता है, ये शहरों के लिए होता है, और ये देशों को जोड़ता है एक दूसरे से, पूरे विश्व को ये कवर कर लेता है, ये पूरे विश्व को कवर करता है, और ये क्या करता है, सिटीज़ के अंदर वर्क करता है। तो ये तो हुए नॉर्मल डिफरेंस। एक डिफरेंस और देखिए, जो लेन होता है वो कैसा होता है, प्राइवेट होता है, केवल और केवल प्राइवेट होता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो वैन है वो नेटवर्क कैसा होगा, पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। और यदि हम मैन की बात करें, अरे सॉरी, देखिए इसको आप मानिए मैन और इसको आप मान लीजिए वैन, क्योंकि ये, चलिए यहाँ से समझते हैं हम, जो लेन होता है, क्या होता है, लेन है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि लेन एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। मेन की बात करें तो वो बीच में हो गया, प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है, जबकि वेन है वो पब्लिक ही होगा 101%। ठीक है, और प्राइवेट भी हो सकता है 101%। ठीक है, तो प्राइवेट और पब्लिक होते हैं, ये भी प्राइवेट एंड पब्लिक होते हैं, लेकिन जो लेन होता है स्पेशली इसका ध्यान रखना कि ये केवल प्राइवेट ही होते हैं। अब बात करें इनके मेंटेनेंस की, तो यहाँ पर लेन है क्योंकि छोटा सा होता है तो इजी हो जाता है, लेकिन मैन और वैन में मेंटेनेंस थोड़ा सा टफ होता है। अब आप लोगों को याद रखना है इनसे संबंधित रेंज, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका लेन का रेंज जो होता है वो 10 to 1000 मीटर में होता है। ठीक है, मैन की बात करें तो 5 to 50 किलोमीटर्स आप लोग याद रखें, और वैन का आपने देखा ही था कितना, 1 के आगे 50 लगा दीजिए, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख किलोमीटर तक होता है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है, क्या, नेटवर्क की स्पीड, वो भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है लेन की वो कितनी होगी, इसको 1000 Mbps तक। ठीक है, इसकी स्पीड होती है। जब हम मैन की बात करें तो ये कितने पे चला जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है, डेटा स्पीड है, वो 1000 सबसे ज़्यादा लेन की होती है, उससे फिर कम मैन की होती है, और उससे भी कम वैन की होती है, और ये किस पे चली जाती है, 10 से 20 Mbps तक। जनरल वे में हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग मोबाइल चलाते ही हैं, आपको पता है कि आपकी स्पीड 1, 2 Mbps, 3 Mbps इतना आप लोग देखते हैं जनरली। ठीक है, तो ये होती है वैन की स्पीड। मैन की स्पीड होती है 100 Mbps और लेन की स्पीड होती है 1000 Mbps तक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि लेन का देखा जाए तो वाईफाई, है ना, मैन का देखा जाए तो सिटी केबल नेटवर्क, वैन का देखा जाए तो आपके मोबाइल फ़ोन है ना, सैटेलाइट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं सर्च इंजन की तरफ में। सर्च इंजन क्या होते हैं, ये ब्राउज़र में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर उपयोग होता है इनका, ब्राउज़र में। नेक्स्ट है डेटा को ढूंढने के लिए, बिल्कुल आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप सर्च इंजन में जाते हैं। थर्ड है सर्च इंजन कीवर्ड्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उन वर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो इंजन जो है वो कीवर्ड का उपयोग करते हैं, और ये सारे क्या होते हैं, ये सर्च इंजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके,
अगला देखिए, सर्च इंजन की जो रैंकिंग है वो भी होती है। आपने सुना होगा जो कंपनीज़ होती हैं, जो आईटी कंपनीज़ होती हैं, उनके अंदर ये बहुत मैटर करता है। सर्च इंजन रैंकिंग जो इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स को अपनी सर्च में क्या करता है, पहले प्रदर्शित करता है। जिस वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम बिताया जा रहा है, जो वेबसाइट ज़्यादा सर्च की जा रही है ना, तो इसको क्या करता है, ये रैंकिंग में पहले प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से एक ऑर्डर होता है गूगल का। जैसे आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो पहले वो वेबसाइट आएगी जो ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट देखिए, सर्च सर्विस इंजन के अंदर सर्च ऑप्टिमाइजेशन भी एक सर्विस होती है। सर्च ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इस तकनीक का उपयोग वेबसाइट अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए करते हैं। तो सभी वेबसाइट्स चाहती है कि अपनी अपनी रैंकिंग में सुधार हो। सभी लोग ये चाहते हैं कि जो उनकी वेबसाइट है वो सबसे ऊपर में शो हो। तो ये इस चीज़ के लिए सर्च ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गूगल की। गूगल बाबा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पॉपुलर तो यही है, सभी जानते हैं, 70% मार्केट इसके अकेले का है। आगे देखिए, गूगल का अन्य प्रोडक्ट कौन सा है, यूट्यूब है। वो भी गूगल सर्च इंजन से ज़्यादा उपयोग में आजकल आ रहा है। एक सेकंड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजन की तरफ, वो है अपना बिंग। बिंग है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2009 में इसे ओपन किया गया था बिंग को। तो ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, तो वो है बिंग। दूसरी बात क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट के डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र में जो बिंग है सर्च इंजन, वो डिफ़ॉल्ट रूप में आपको मिल जाता है। और ये जो इसने फेसबुक से भी टाई अप कर रखा है, देखिए, फेसबुक टाई अप विद बिंग सर्च इंजन। अगला आता है अपना याहू। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। कौन है इसके जो है इन्वेंटर, कौन है, ठीक है, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। तो जो याहू है और बिंग है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। और दूसरी बात क्या है कि याहू फ्री ईमेल के रूप में एक बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। अगला देखिए, बाइडू। इसके बारे में जनवरी 2000 में चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर एरिक जू द्वारा इसको चलाया गया था। तो चाइनीज़ है तो चाइना का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला सर्च इंजन कौन सा है, यही है। और नेक्स्ट है ask.com। सिंपल क्वेश्चन आंसर का इसमें फॉर्मेट होता है। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके द्वारा आंसर किया जाता है। नेक्स्ट है एक्साइट। ये किस में आता है, टॉप 10 सर्च इंजन में नाम रखता है अपना। उसके बाद में डक गो, यूज़र्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है ना। उसके बाद आता है वॉल्फ्रेम अल्फा, कंप्यूटेशनल नॉलेज सर्च इंजन है ये। नेक्स्ट है यांडेक्स, रूस में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला है। देन है चाचा.com, ह्यूमन गाइडेड सर्च इंजन के रूप में आईफोन, आईपैड और एंड्रॉयड पर। मतलब आपको कुल मिला के ये पता होना चाहिए कि ये सर्च इंजन है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सर्च इंजन है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन मैसेजिंग पर आ गए हैं हम। तो इंटरनेट माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक संदेश पहुंचाना ऑनलाइन मैसेजिंग है, कौन नहीं जानता। ये संदेश टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी होती है, चूँकि नाम यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑनलाइन, दैट्स वाई इंटरनेट तो होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन मैसेजिंग के अंदर जैसे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, यू नो वेरी वेल, व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, गूगल टॉक, है ना, स्काइप हो गया, ईमेल, MS टीम, वी चैट होता है, लिंक्डइन होता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, ऑनलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बाद में ऑनलाइन मैसेजिंग जो है, इसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, स्थापना कब होती है इसकी, सन 2009 में होती हैं, और ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम द्वारा। और इसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो का क्या किया जाता है, फ्री यूज़ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्काइप। स्काइप क्या करता है, आपको देखो क्या फैसिलिटीज़ देता है। प्रोवाइडिंग वीडियो चैट आप कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, टेक्स्ट, वीडियो मैसेज कर सकते हैं, है ना, फाइल्स, इमेजेस एज वेल एज क्रिएट कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी इसके द्वारा हो जाती है। मेनली इसीलिए ज़्यादातर यूज़ में आता है स्काइप। नेक्स्ट देखिए, स्काइप अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट बाय वॉइस यूजिंग ऐप, है ना। उसके बाद है ये इस तरीके से स्काइप का लोगो होता है।
नेक्स्ट देखिए आप लोग फेसबुक के बारे में अगेन कौन नहीं जानता है। फेसबुक मैसेंजर क्या करता है, टेक्स्ट और वॉइस कम्युनिकेशन, और आजकल तो वीडियो भी होता है इसमें। चैट विद फ्रेंड्स बोथ ऑन मोबाइल एंड ऑन द मेन वेबसाइट, मतलब ये मोबाइल पे तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ जो कंप्यूटर है उसमें वेबसाइट में भी ये चलाया जा सकता है। आगे देखिए, ये इनको कौन नहीं जानता, इसका नाम जो है क्या हो रहा है, मेटा से फेमस हो रहा है। और ये है इन्वेंटर मार्क जुकरबर्ग। तो यहाँ पर यदि करंट में क्वेश्चन बनाना चाहें तो ये पूछ सकते हैं कि जो मेटा है वो क्या है। फेसबुक का फेसबुक जो है वो इसका फॉर्मर नाम है, ठीक है। तो अभी करंटली ये मेटा के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, टेलीग्राम कौन नहीं जानता है। यहाँ से आप अपना जो भी स्टडी मटेरियल है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, कम्युनिकेशन तो होता ही है। देखिए यहाँ पर टेलीग्राम जो है 2013 में आता है, ये एक भारतीय ऐप नहीं है। यदि आप ऐसा समझ रहे हो तो बिल्कुल ना समझिए, ये पहले किसी देश में स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ चला, अब कहाँ चल रहा है, अलग अलग जो है ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये एक मैसेजिंग ऐप है, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, जो क्लाउड पर आधारित मैसेजिंग और वॉइस ओवर IP सर्विस देता है। नेक्स्ट देखिए, इन ऐप्स में व्हाट्सएप की तरह क्या होता है, मोबाइल या वाईफाई डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसमें, ऑफलाइन मैसेजिंग में। ओके, ऑफलाइन मैसेजिंग मतलब आपको इंटरनेट की आवश्यकता कुल मिलाकर के नहीं है। आगे देखिए, दो मोबाइल में यदि एक ही जैसा सेम ऑफलाइन ऐप इंस्टॉल है, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो ही एक जैसा होना चाहिए दोनों मोबाइल में। आगे देखिए, ब्रिजफाई एक क्या है, ब्लूटूथ मैश टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम करती हैं। तो एग्जाम्पल इसके, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं ऑफलाइन मैसेजिंग के, आप लोग देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज़ www ब्राउज़र्स। ये क्या होते हैं, देखिए www बोले चाहे वेब बोले चाहे W3, ये एक ही नाम है। उसके बाद इसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया जाता है पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है, टिम बर्नर्स ली द्वारा, और कब, 1989 में इसका इन्वेंशन होता है। तो www इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स, पेजेस और अन्य रिसोर्स का एक समूह है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, किसी भी वेब पेजेस पर जाने के लिए सर्च की गई जानकारी को स्क्रीन पर दिखाता है, ये होते हैं वेब ब्राउज़र। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था, मोज़ेक था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो था वो मोज़ेक था। आगे देखिए, URL हम देख चुके हैं, ये एक एड्रेस होता है वेबसाइट का, ठीक है। जब हम वेब पेज का URL सर्च करते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, URL को IP एड्रेस में बदल देता है। ओके, तो वेब सर्वर HTML में वेब ब्राउज़र को जानकारी भेजता है और ब्राउज़र द्वारा स्क्रीन पर दिखाया जाता है। आगे देखिए, HTML के बारे में कि किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप देखते हैं ना, उसके पीछे एक बड़ी सी प्रोग्रामिंग की जाती है और वो फिर आपको शो होता है। तो किसी भी वेब पेज को ओपन करने पर लास्ट में HTML लिखा दिखाई देता है, और इसको अभी हम डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान करने का एक प्रोटोकॉल है। आगे देखिए, वेब सर्वर क्या होता है, इंटरनेट पर डेटा सर्वर करता है, ठीक है। प्रत्येक वेबसाइट का एक वेब सर्वर होता है, ब्राउज़र द्वारा यहाँ रिक्वेस्ट भेजी जाती है और ब्राउज़र हमें उसका रिजल्ट शो करता है। फिर होते हैं वेब पेजेस, क्या चीज़ हैं, तो वेबसाइट पर उपलब्ध HTML लैंग्वेज में वेब पेजेस मिलकर वेबसाइट का निर्माण करते हैं। वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब पेजेस शो करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट से कनेक्ट होने में मदद करता है, और इसके एग्जांपल ये सारे के सारे हैं वेब ब्राउज़र के। गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। अब वेब पब्लिशिंग क्या होता है, अपनी बातों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। जैसे कि आप ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं तो आप अपनी बात को पब्लिश कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं लोगों तक। उसके बाद में आ जाती है HTML। अब हम इसे पढ़ने वाले हैं डिटेल से, होती क्या है एक बार जल्दी से देखेंगे हम। ये होती है हाइपर टेक्स्ट, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। देखिए, मैं उसको सीधा सा आपको बता देती हूँ कि कोई भी पेज है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक तो नॉर्मली आ रहा है कुछ, आपको उसको देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन HTML क्या करती है, उसे इंटरेस्टिंग बनाती है, उसे सजाती है। वेबसाइट्स को डेकोरेट करने का जो काम है वो HTML के द्वारा भी किया जाता है, एक्चुअल में वेबसाइट पेजेस को। ओके,
तो ये डेकोरेट करने का काम करती है। आपकी स्क्रीन पर जो आता है आपको अच्छा कैसे दिखाई देता है, सब चीज़ें सिस्टमेटिक कैसे लिखी हुई होती हैं, वो काम HTML करती हैं। या फिर एक आप ऐसे समझ लीजिए कि एक लड़की है जो बिना मेकअप के है और एक लड़की है जो पूरी अच्छे से मेकअप के साथ तैयार हो चुकी है। दैट इज़ HTML। क्या है ये? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और यानी कि इसके अंदर आप जो है और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वेब डॉक्यूमेंट इससे डिज़ाइन किया जाता है। ओके, खोज इसकी किसने की थी? खोज इसकी टिम बर्नर्स-ली ने की थी। टिम बर्नर्स-ली ने एक और किस चीज़ की खोज की थी? कमेंट करके बताएं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए नोटपैड आदि में इसे टाइप किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो टेक्स्ट वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर पहले HTML प्रोग्राम को पूरा तैयार किया जाता है। सिस्टमेटिक इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें कहाँ पे पहले नोटपैड में टाइप करेंगे, उसके बाद में इसके साथ एक्सटेंशन लगाएंगे .html एक्सटेंशन के साथ में इसे सेव किया जाता है, और एक वेब पेज के रूप में ये क्या हो जाती है? सेव हो जाती है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये क्या है? आपका नोटपैड है। ठीक है, ये नोटपैड है और ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इस नोटपैड में आपने सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट में लिखा HTML, फिर आपने लिखा हेड, ठीक है, फिर आपने लिखा टाइटल वाला टैग। ठीक है, इसमें टैग एक ओपन होता है तो एक बंद होने के लिए यहाँ पर इस तरीके से स्लेश लगाया जाता है, और बीच में आपको जो भी टाइटल आपका वेबसाइट का शो होना है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद जो हेड जो आपने ओपन किया था उस हेड को आपको क्लोज करना है। ओके, अब आपकी स्टार्ट होती है बॉडी। मेन जो पार्ट है आपका वेबसाइट का, जो भी आपको पेजेस शो होते हैं ना, वो सभी इस बॉडी के अंदर लिखे हुए होते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, ये एक बैकग्राउंड वर्क होता है। तो जैसे कि यहाँ पर H1 दे दिया है। H1 क्या होती है? हेडिंग नंबर 1 है। ओके तो जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी। कैसे? देखिए ये H1 का जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से आ रहा है। इसके बीच में क्या लिख रखा है? देखिए आप, जेनरिक H1 हेडर, ये लिख रखा है ना, जेनरिक H1 हेडर। तो आपको अब जब वेबसाइट चलाएंगे ना तो आपको इस प्रकार से शो होगा। आपको ये कोडिंग शो नहीं होगी, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है जो चीज़ें वो आपको शो होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो भी अप्लाई किया गया है वो सारा अप्लाई यहाँ पर आपको वेबसाइट में देखने को मिलता है इस प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर H1 दे रखा है, मतलब बड़े लेटर्स आएंगे, H2 में थोड़े छोटे हो जाएंगे, फिर H3 में थोड़े छोटे, ठीक है, फिर H4 में, H5 में और H6 में। ओके, उसके बाद में ये बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट की गई थी। अगर आपको ये खत्म करना है कि आपको वेबसाइट में इतना ही दिखाना है तो खत्म करने के लिए आगे स्लेश लगा करके आपको बॉडी वापस से बंद कर देना है। देन फाइनली आपको क्या करना है? हेड तो ऑलरेडी बंद हो चुका था यहाँ पर। ठीक है, हेड क्या हो चुका था? ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, ये बंद हो चुका है। अब हम HTML प्रोग्राम को ही क्लोज करना चाहते हैं तो लास्ट में हम स्लेश लगा करके HTML प्रोग्राम को भी क्लोज कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा फाइनल प्रोग्राम कंप्लीट होता है, और इसका शो कुछ इस तरीके से होता है जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसका रिजल्ट शो होता है। तो देखिए HTML क्या होता है? टैग्स होते हैं इसके अंदर, ये केस सेंसिटिव भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद HTML जो दस्तावेज होता है, जो डॉक्यूमेंट आपने अभी देखा, उसमें दो मेन पार्ट थे। कौन कौन से? एक तो हेड था और एक बॉडी थी। ठीक है, एक तो हेड था और एक बॉडी थी। तो HTML डॉक्यूमेंट में टैग्स को क्रमवार निम्न तरीके से लिखा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने देखा था उसमें HTML इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, देखते जाइए, जिन लोगों को नहीं पता है वो एक बार समझ लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया? इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट में HTML डाला। उसके बाद में आपको हेड डालना है। ठीक है, HEAD लिखना है एंगुलर ब्रैकेट में। नेक्स्ट आपको क्या काम करना है? टाइटल लिखना है, यानी कि मेनली यहाँ पर टाइटल लिखने का काम होता है इस हेड के अंदर। तो आप जो भी ब्राउज़र, जो भी आपका पेज बनाना चाह रहे हैं उसका टाइटल जो है वो यहाँ पर लिखें, दस्तावेज का टाइटल। ठीक है, दस्तावेज का जो भी टाइटल होगा आपके डॉक्यूमेंट का वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, उसके बाद में आपने क्या किया? जो हेड है उसे क्लोज करना है। ये हेड ओपन किया था, इस हेड को अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने के लिए आपको ये साइन यहाँ पर लगाना होता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, बॉडी के अंदर अब आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, ब्राउज़र में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, जो भी लिखना है, आपको कोई कंटेंट डालना है, वो सभी का सभी कंटेंट इस बॉडी टैग के अंदर आता है। तो जिस टैग को आपने शुरू किया है उस टैग को आपको बंद भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या किया? HTML को भी बंद कर दिया है। तो देख लीजिए सारे के सारे बंद हुए कि नहीं हुए। टाइटल यहाँ पर ओपन किया, यहाँ क्लोज किया, हेड यहाँ पर ओपन किया, यहाँ क्लोज किया, HTML सबसे ऊपर ओपन होगा और सबसे लास्ट में यहाँ पर इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो ये एक तरीके से इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो हेड वाला भाग है वो दस्तावेज के बारे में क्या देता है? सूचना देता है। यह सूचना ब्राउज़र की स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती है।
नेक्स्ट देखिए टाइटल, जो टाइटल टैग होता है उसमें टाइटल को शामिल करना होता है और ये टाइटल आपके पेज के सबसे ऊपर में शो करता है टाइटल बार में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हेड टैग के समाप्त होने के बाद, किसके हेड टैग के समाप्त होने के बाद वेब पेज में दिखाई जाने वाली वास्तविक सूचना किसमें होती है, बॉडी टैग में ही होती है। उसके बाद में क्या दे रखा है कि जो बॉडी टैग है ब्राउज़र स्क्रीन पर नज़र आता है, बाकी चीज़ें ब्राउज़र स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगी। अब जो बॉडी टैग है उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, आप बॉडी के साथ में और क्या क्या चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर दे रखा है BG, ठीक है, ये किसके लिए होता है, कलर बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। टेक्स्ट लिंक की क्या होते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। आगे देखिए HTML में क्या होता है, 6 सेक्शन हेडिंग टैग्स होते हैं। आपने देखा था ना अभी H1, H2, H3 से लेकर के H6 तक, है ना। ये H6 जो होती है वो सबसे छोटी होती है और H1 जो होती है वो सबसे बड़ी इसमें साइज़ होती है, ठीक है। H1 सर्वाधिक बड़ी और H6 जो है वो सबसे छोटी। अब देखिए वे टेक्स्ट जिनका उपयोग टेक्स्ट के एक समूह पर किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, ब्लॉक बिल्डिंग, ब्लॉक्स पर कार्य करने वाले टेक्स्ट या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ये कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका उपयोग टेक्स्ट में लिंक्स बनाने, HTML दस्तावेज, ध्वनि, इमेजेस डालने, टेक्स्ट का रूप बदलने के लिए, जैसे कि आपको टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड बनाना है, इटैलिक बनाना है, कलर आदि चेंज करना है, तो ये टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, टेक्स्ट देख लेते हैं। पी का क्या मतलब होता है, पैराग्राफ से संबंधित है। पी टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, जैसे आपको पैराग्राफ को चेंज करना है तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे कि भाई आप इसमें पैराग्राफ को और किस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं, आप इसको लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो ये इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ओके, सो देखिए आगे BR का मतलब क्या होता है, BR का मतलब होता है ब्रेक रो, यानी कि आप इस रो के अंदर काम कर रहे हैं, इस रो से अब आप नीचे जाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप किसको प्रेस करेंगे, ब्रेक रो को प्रेस करेंगे। और ये किसकी तरीके से होता है, जस्ट लाइक जैसे कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ पे एंटर दबाते हैं, क्या प्रेस करते हैं आप, वहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, तो उसी तरीके से ये होता है आपका ब्रेक रो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है B, ये B से आप समझ पा रहे होंगे आई होप, जैसे आप Ctrl+B करते हैं वैसे ही यहाँ पर B जो टैग है वो किस लिए काम आता है, लेटर्स को बोल्ड करने के काम आता है। आगे देखिए I से क्या हो जाएगा, लेटर्स जो है वो इटैलिक बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए U, जैसे कि आप Ctrl+U करते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाता है, वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, MS डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसी तरीके से ये क्या होता है, अंडरलाइन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। लेकिन आपने जो टैग ओपन किया है उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए एड्रेस क्या होता है, वेब पेज के सबसे नीचे वाली जानकारी, कॉपीराइट, वेब मास्टर नाम, पता, ईमेल, ये जो भी चीज़ें आपके एड्रेस में आती है वो सभी की सभी वेब पेज के सबसे नीचे शो होती हैं इस टैग में। उसके बाद UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। आपको बस टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई UL टैग क्या है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है, जैसे कि आप बुलेट्स वगैरह लगाते हैं ना अलग अलग पॉइंट्स के लिए, तो ये बुलेट्स ही क्या है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में आती हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या हो जाएगी, जैसे या तो 1 2 3 4 आएगा या फिर ABCD आएगी या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग, सारे ऑर्डर, सब तरह की चीज़ें यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग के अंदर की जा सकती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 टाइप्स के टैग्स होते हैं, एक होता है पेयर्ड और एक होता है अनपेयर्ड, ठीक है। पेयर्ड होगा तो उसमें ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी, जो अनपेयर्ड होगा वो सिंपल एक ही बार में आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, जैसे कि ये HR है, इसको हमने सिर्फ ऐसे ही लिखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि जैसे ये HR है, सिर्फ इसको इतना ही लिखना है, इससे ही काम हो जाएगा, इसमें इसको क्लोज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो HR का क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइनों के लिए। तो इस तरीके से जो टैग्स है वो आप आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। U क्या होता है, UL क्या होता है, OL क्या होता है, ये सारी चीज़ें HTML में आती हैं और इसका फॉर्मेट हम बता चुके हैं आपको, किस तरीके का फॉर्मेट होता है, किस तरीके से इसका ब्राउज़र में रिजल्ट शो होता है और क्या काम ये आती है, डिज़ाइन करने के लिए काम आती है वेब पेजेस को। तो हम अगला जो है हमारी लैंग्वेज आती है XML क्या होती है, सबसे पहले जैसे कि HTML का नाम जो था मार्कअप लैंग्वेज, सेम वही है ये, लेकिन इसमें X का जो मतलब है वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आगे देखिए XML HTML की तरह ही क्या है, एक मार्कअप भाषा है, डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइनिंग के लिए ये भी काम आती है, डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन में। साथ ही साथ ये क्या है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। आगे देखिए XML में किस तरीके से लिखा जाता है, ये देखिए XML का फॉर्मेट होता है इस तरीके से, लगभग थोड़ी HTML का ही ये रूप होता है। तो उपरोक्त XML जो है वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव
डिस्ट्रक्टिव होती हैं, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, यहाँ पर सेंडर की जानकारी है जैसे कि टू, रिसीवर की जानकारी है यहाँ पर, जो रिसीव हो रहा है वो टू में होगा, है ना। फ्रॉम जहाँ से जा रहा है वो सेंडर हो जाएगा, और एक टाइटल है यहाँ पे जैसे कि हेडिंग है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज बॉडी है, तो ये टाइटल है और ये मैसेज बॉडी है, ये चारों चीज़ें लिख रखी हैं। इसको स्टार्ट किया था नोट से, क्लोजिंग किया जा रहा है इसको नोट से, ठीक है। इसमें भी ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ओपनिंग है और क्लोजिंग है। तो इस तरीके से ये इस प्रोग्राम को राइट किया जाता है। लेकिन फिर भी होता क्या है, एक्सएमएल जो है वो कुछ कर नहीं पाता, इसके साथ में कुछ ना कुछ एड ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सएमएल सिर्फ टैग में लिपटी जानकारी है, किसी को इसे भेजने, प्राप्त करने, संग्रहित करने या प्रदर्शित करने के लिए सॉफ्टवेयर का एक पार्ट भी लिखना इसमें साथ में होता है। आगे देखिए, स्क्रिप्टिंग क्या चीज़ होती है। स्क्रिप्टिंग एक प्रोग्राम है, इसमें इंस्ट्रक्शंस यानी कोड्स लिखे होते हैं जो कि रन टाइम पर इंटरप्रेट होते हैं। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब जो है वो चलता है, ठीक है। ये होती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जो होती हैं इसको HTML जैसे लैंग्वेज होती है ना, HTML, उसके साथ में भी इनको लगाया जा सकता है, ऐड ऑन किया जा सकता है, एम्बेड किया जा सकता है। यानी कि HTML डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्टिंग के कोड्स भी क्या हो सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेब पेज में बटन क्लिक की प्रेस करना, है ना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, सपोज़ जैसे कि आपको डाउनलोड करना है, उस पर आपने क्लिक कर दिया, है ना, कोई की प्रेस कर रहे हैं, किसी एलिमेंट जैसे इमेज, पैराग्राफ, हेडिंग आदि पर आप माउस ले जाते हैं, तो यदि उसमें लिंक होता है तो आपको वो हॉवरिंग टाइप दिखाई देता है, हाथ का साइन दिखाई देता है, ठीक है, या फिर वो थोड़ा हाईलाइट हो रहा होता है। तो इसको किस प्रकार से हाईलाइट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके स्क्रिप्ट के जरिए क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, ये स्क्रिप्टिंग जो है इसका वर्क होता है। इसके जरिए वेब पेज पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर आप लोग देखते हैं, जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जैसे कि आप डेट जो है वो किसी फॉर्म में टाइप कर रहे हैं तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है कि इतनी डेट है, इतना आपका ईयर है, कौन सा ईयर आपको सेलेक्ट करना है ना, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है शो हो जाती है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कहाँ से आते हैं, स्क्रिप्टिंग की वजह से आते हैं, है ना। इमेज स्लाइडर है, ठीक है, ये जैसे आप किसी वेबसाइट पर गए, एक इमेज ये, फिर अगली वापस इमेज आई दूसरी, फिर वापस तीसरी इमेज आई, तो ये इमेज स्लाइडर होता है। एनिमेशन इफेक्ट होते हैं, ये सभी के सभी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ये किधर से आती हैं भाई, ध्यान रखना, स्क्रिप्टिंग से आती हैं, ठीक है। अब देखिए HTML एडिटर्स कौन कौन से हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, HTML एडिटर्स हैं। हॉटडॉग है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, एडोब मैचमिल है, HTML। अब ये एडिटर्स होते क्या हैं भाई, जैसे आपको सारी कोडिंग खुद से लिखनी है, अब आप चाहते हैं यार थोड़ा काम ईजी हो जाए, कुछ कोडिंग जो है डायरेक्ट आ जाए, आप सोचो कि ये वाला चीज़ पूरा का पूरा पेज जो है हमें ये वाला बनाना है और उससे संबंधित कुछ कुछ कॉमन चीज़ें होती है, जैसे कि कोई फॉर्मेट है, फॉर्म का फॉर्मेट है, तो उस पर बहुत सारी जो है प्रोग्राम्स ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, ऑलरेडी कई सारी कोडिंग्स बनी बनाई मिल जाती हैं। तो ये किसकी हेल्प से मिलती है, इन एडिटर्स के माध्यम से। हालांकि उसमें आपको अपने अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ एडिट तो करना ही रहेगा। आगे देखिए, HTML में क्रिएशन ऑफ वेबसाइट्स की यदि हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपके पास क्या क्या होना आवश्यक है, वो देखिए। सबसे पहले एक आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपको अपनी ईमेल आईडी बनानी है। दूसरी बात, आपको डोमेन नेम लेना है। तीसरी बात, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, आजकल मोबाइल में भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, यदि ये नहीं होगा तो आप किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट है वेबसाइट बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो आपके पास क्या क्या होने चाहिए। देखिए, आप इन सभी पे वर्क कर सकते हैं, तो ब्लॉगर है या wordpress.org है, विक्स है, टम्बलर है, वीबली है, इन सभी के ऊपर आप जाकर के वेबसाइट बना सकते हैं। इनके फ्री वर्जन भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड होता है। यदि आप इनमें और हाई जो है उसमें पहुंच जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको चाहिए, तो उसमें आपको इसके अंदर आप परचेज भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन यदि आपको सीखना हो तो आप फ्री वर्जन पे इजीली यहाँ से सीख सकते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, और आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। आगे देखिए, टाइटल, एड्रेस ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का नाम और एड्रेस जो है ना, वो यहाँ पे लिखा जाता है। ब्लॉग मैनेज के अंदर क्या होता है, बैकएंड में जाकर लॉगिन करना होता है आपको। आपका जैसे कोई भी ब्लॉग है, वेबसाइट है, अब आपको उसको मैनेज करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, एक लॉगिन का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर जाएंगे, एक डैशबोर्ड वहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। होने पर पेज, पोस्ट, टैग आदि को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, जो भी एडिट करना है। जैसे कि आप फेसबुक पे हैं, ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल डालते हैं कि नहीं डालते हैं, आप अपना
नाम डालते हैं ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक है, इसी तरीके से वेबसाइट्स के अंदर भी वर्क होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है यदि किसी को इंटरेस्ट हो। आगे देखिए, पोस्ट बनाने के बाद वर्डप्रेस में पेज को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है जहाँ पे वह शो हो। आपने अपना कुछ लिखा, कुछ पोस्ट बनाई, आपको कुछ शो करना है, आपको कहाँ शो करना है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी होती हैं। आगे देखिए, आप इसके अंदर आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें आप फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कोई भी मीडिया आप उसमें फीड करवा रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शन आता है मीडिया का। नेक्स्ट आता है लिंक का, आप उसमें लिंक दिखा सकते हैं, लिंक शो कर सकते हैं कोई और अदर वेबसाइट पर जाने के लिए। नेक्स्ट देखिए दिखावट, आपकी जो भी पेज है किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये पेज है, इसमें क्या कलरिंग डालनी है ना, क्या आपको लिखना है, कहाँ पे क्या शो करना है, क्या लोगो आपको लगाना है, ठीक है, क्या आपकी टॉपिक है, ये सारी की सारी चीज़ें, साइड बार, मेन्यू, थीम, अलग अलग मेन्यूज़ आप लोग देखते हैं ना, क्या क्या मेन्यू आते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं करियर के बारे में लिखा हुआ आता है, या फिर अलग अलग जो भी वेबसाइट से संबंधित मेन्यूज़ हैं वो सारे के सारे लिखे होते हैं। जिस तरीके से वर्ड के अंदर फाइल टैब होता है ना, और कौन सा टैब होता है, जैसे कि इंसर्ट टैब होता है, एडिट टैब होता है, रेफरेंस टैब होता है, हेल्प टैब होता है, ये सभी के सभी टैब्स वगैरह जो भी आपको दिखावट है वो सभी यहाँ पर की जाती है। आगे होता है प्लगइन्स। प्लगइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यदि आपको अच्छे से यूज़ करना आता है इसका तो बहुत ही अच्छी चीज़ है प्लगइन। विजुअल स्टाइल, लुक और सर्च इंजन में ऊपर आने के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होती है। जैसे कि आपको कोई सर्च कर रहा है, आप चाहते हैं कि आपकी जो रैंक है वो बढ़े, आप ऊपर शो हों, तो उसके लिए जो प्लगइन है वो इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए सेटिंग क्या होती है, डिस्प्ले और विवरण मैनेज। सेटिंग आप लोग समझते हैं यार, सेटिंग के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं वो सभी सेटिंग के अंदर आप जा करके कर सकते हैं, मैनेजमेंट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वेबसाइट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो आपको एक ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। आगे देखिए क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट जो है वो जल्दी से लोड होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको आपकी वेबसाइट पर क्लिक किया हुआ है और आप आराम से आपकी वेबसाइट चल रही है, बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसे में जो है लोग उससे इरिटेट हो सकते हैं। आगे देखिए एक बैकअप लगाना आपको होता है, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, मेंटेनेंस में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस पढ़ रहे हैं। ओके, ध्यान रहे हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं अब, मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस किस तरीके से रखा जाता है, आपने वेबसाइट क्रिएट कर ली, अब आपको एक बैकअप भी होना चाहिए आपकी वेबसाइट का। वेबसाइट सॉफ्टवेयर और प्लगइन को क्या करना पड़ेगा, आपको समय समय पर अपडेट भी करना होता है। यानी कि दुनिया तो पता नहीं क्या क्या शो कर रही है और आपका जो है पुराना वर्जन ही काम कर रहा है, तो उससे क्या है देखने में मज़ा नहीं आएगा आपके व्यूअर्स को। नेक्स्ट है स्पैम कमेंट को हटाना। यदि कोई ऐसा कमेंट है जो कोई अपना लिंक पोस्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ना, या फिर कोई रिस्क वाला लिंक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा कचरा जो है वो आपको यहाँ से साफ़ करते रहना है। नेक्स्ट देखिए 404 एरर जो है, आप कभी कभी पेज सर्च करते हैं वहाँ पे एरर आ जाती है, तो ऐसी एरर्स वगैरह ऐसे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आती है तो उसे फिक्स करना है आपको जल्दी से। कम्युनिटी को इंगेज रखने के लिए आपको ब्लॉग पोस्ट भी दिखाना होगा, ठीक है, मतलब आपको अलग अलग चीज़ें करनी है मेंटेनेंस के रूप में। उसके बाद में आता है HTML इंटरेक्टिविटी टूल्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यूज़र इंटरफेस वेबसाइट के साथ सरलता से इंटरेक्ट कर सके, इसके लिए HTML इंटरेक्टिविटी टूल होते हैं। इंटरेक्शन करना, ठीक है, आपस में एक इंसान दूसरे इंसान से जैसे इंस्ट्रक्शन करता है, वही यहाँ पर टूल्स हैं HTML के साथ में इंटरेक्टिविटी टूल्स, ठीक है। आगे देखिए एडोब ड्रीम वीवर है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है बूटस्ट्रैप, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है जो कि बिल्कुल फ्री हैं। नेक्स्ट देखिए सबलाइन टेक्स्ट है, कोड और मार्कअप की टेक्स्ट एडिटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला देखेंगे आप लोग HTML5, अभी यही इसका लेटेस्ट वर्जन है और इंटरेक्टिव एलिमेंट को ऐड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लू ग्रिफन, HTML5 कंटेंट एडिटर है ये भी, ओके। तो ये सभी के सभी इंटरेक्टिविटी टूल हैं। अब हम आते हैं मल्टीमीडिया पर, तो 5 मीडियम का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी होती है इसमें, टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो और एनिमेशंस यहाँ पर होते हैं। आगे देखिए टेक्स्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर इनपुट क्या होता है, बिल्कुल आप कीबोर्ड के द्वारा ही इनपुट कर सकते हैं। आउटपुट आप मॉनिटर और मॉनिटर पर देख सकते हैं, साथ ही साथ इन्हें आप प्रिंटर पर देख सकते हैं, प्रोजेक्टर पर देख सकते हैं। अगर इनके लिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आप लोग सभी जानते हैं, अभी आप MS वर्ड पढ़ करके आए हैं, MS ऑफिस में आप लोग टाइपिंग का काम करते हैं, टेक्स्ट टाइपिंग का, नोटपैड में, इस सारे की सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए इनका टाइप क्या होता है, टाइप के जो भी होता है उसके आगे डॉट लगा हुआ होता है, एक तरीके से एक्सटेंशन होता है, .text, .rtf, .doc, .docs, ठीक है। ये सारे के सारे इनके टाइप होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा टेक्स्ट के बारे में, अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है, इज़ द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी विजुअल कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने कोई भी फोटो खींचा, दैट इज़ इमेज, ओके।
इनपुट क्या होगा इसका, कैमरा, बिल्कुल कैमरे से आपको इमेज लेनी है। आउटपुट क्या हो जाएगा, मॉनिटर, प्रिंटर। सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे इसके अंदर, फोटोशॉप, MS पेंट। इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इमेज को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टाइप की बात आती है तो ये .jpg फॉर्मेट में होते हैं, .png फॉर्मेट में होती हैं, है ना, .bmp और .tiff। अब एग्जाम में कई बार क्या पूछ लिया जाएगा कि इमेज का जो ये जो शो हो रहा है टाइप, ये किसका है, इमेज का, ऑडियो का, वीडियो का। तो जैसे कि JPG और PNG तो आप जनरली यूज़ में लेते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे यूज़ में कम आती है, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो .bmp अब आपको पता होना चाहिए कि ये इमेज के लिए है। .tiff किसके लिए है, इमेज के लिए है। देखिए इमेज के दो टाइप होते हैं, एक तो कौन सी होती है, बिटमैप कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ पिक्सल पर स्क्वायर इंच PPI। एक होता है वेक्टर कलेक्शन ऑफ लाइंस एंड कर्व्स लाइंस। अब देखिए इनमें से ज़्यादा अच्छी कौन सी होती है, ऐसे देखा जाए आपको छोटा बड़ा रूप देना है तो उसके अकॉर्डिंगली तो वेक्टर कलेक्शन ऑफ लाइंस एंड कर्व्स लाइंस वाला अच्छा होता है। आप इसे कितना भी जूम आउट कर लें या फिर कितना भी जूम इन कर लें, इसका जो देखने का जो इमेज होती है वो बिल्कुल सेम दिखाई देती है, इसमें कुछ जो है पिक्सेल्स फटते नहीं हैं। लेकिन अगर फिक्स नंबर ऑफ पिक्सल होंगे तो वहाँ पर जूम आउट करने पर, जूम इन करने पर उसकी जो क्लैरिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो 2 टाइप होते हैं यहाँ पर, बिटमैप और वेक्टर। आगे देखिए मल्टीमीडिया के अंदर ऑडियो आप लोग सभी जानते हैं, जो सुनते हैं हम, इज अ साउंड वाइब्रेशन जनरेटेड बाय साउंड कार्ड से जो साउंड वाइब्रेशन होते हैं। इनपुट क्या होता है इसका, माइक्रोफोन से आप इनपुट करते हैं और आउटपुट कहाँ से होगा, बिल्कुल स्पीकर से होगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर देखिए, इसके लिए एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो फिल्मोरा है, ऑडेसिटी है, ट्विस्टेड वेब है, ये सभी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। और वहीं पर यदि आपको ये ऑडियो सुनना चाहते हैं तो VLC विंडोज़ मीडिया प्लेयर के द्वारा सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके जो टाइप होते हैं वो आप लोग याद रखेंगे, .wav, ठीक है, .mp3 और .AAC, ये इसके क्या हैं, टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखिए अगर हम मल्टीमीडिया में जाते हैं तो वो आता है नेक्स्ट वीडियो इज़ अ सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ इमेजेस। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग इमेजेस जो हैं वो फटाफट फ्रिक्वेंटली जो है वो शो होती हैं हमें, तो वही एक वीडियो होती है एक प्रकार की, है ना। तो आगे देखिए इनपुट क्या हो जाएगा इसके अंदर, वीडियो कैमरा। आउटपुट क्या हो जाएगा इसमें, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, है ना। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो मूवी मेकर, फिल्मोरा और काइनेमास्टर, और कई तरह के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं आजकल वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद में VLC विंडोज़ मीडिया प्लेयर पर आप प्ले कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं। टाइप क्या होते हैं इसके, .mp4, .FLV और .MOV। ये जो है ये सभी के सभी किसके हैं, वीडियो के टाइप्स हैं, याद रखिएगा, MP4, FLV एंड MOV। देखो इसको कैसे लिंक करेंगे आप, MOV से मूवी लिंक करेंगे, FLV से फिल्म, है ना, और MP3 तो चूंकि ऑडियो होता है वो सभी को पता है, तो MP4 वीडियो में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एनिमेशंस भी आप लोग देखते होंगे, एक तरीके से वीडियो ही होती है ये, लेकिन एक इमेजनरी वीडियो होती हैं, वो एक्चुअल होती हैं और ये इमेजनरी वीडियो होती हैं, क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए इनपुट इसका सॉफ्टवेयर ही होता है, आउटपुट इसका मॉनिटर होता है। सॉफ्टवेयर इसमें कौन कौन से होते हैं, फ्लैश होता है, 3D Max होता है और माया। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आजकल आने लगे हैं। फिर आता है VLC वीडियो मीडिया प्लेयर पे आप इसे प्ले कर सकते हैं। टाइप इसका क्या होता है, याद रखिएगा, .gif, GIF आप लोग सेंड करते होंगे व्हाट्सएप पे या फिर अदर जो भी प्लेटफॉर्म पे हैं उसके अंदर। .flick ये भी एनिमेशन ही होता है ना। .ming भी एनिमेशन होता है। मतलब हम जनरली देखते हैं जैसे हम कहीं पे कुछ सेंड करते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल है तो हम एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं, तो एक हिलता डुलता हुआ मूविंग मैसेज जो है वो हमें दिखाई देता है, मूविंग पिक्चर्स जो हमें दिखाई देती हैं वो सभी एनिमेशन ही होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ग्राफिक्स का। ये कोई दृश्य, चित्र या डिज़ाइन होते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर के द्वारा बनाए जाने वाले ग्राफिक्स होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसमें हम सुधार नहीं कर सकते हैं, लाइक अ टेलीविजन। आप टेलीविजन के अंदर अलग अलग चैनल्स तो चला सकते हैं लेकिन अपने हिसाब से आप उसे प्ले नहीं कर सकते कि स्टार प्लस पे अभी जैसे कि कुमकुम आ रहा है, ठीक है, कुमकुम भाग्य आ रहा है और आप चाहें कि उस पर कुछ और सीरियल आ जाए, है ना, कोई और सीरियल आप उस पर लाना चाहें तो नहीं आ सकता है, वो अपने टाइम के हिसाब से ऑलरेडी मैनेज है, उसी तरीके से आपको उसको देखना पड़ेगा। तो ये होते हैं नॉन इंटरेक्टिव जिसके साथ में हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप दूसरा इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसे आसानी से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स है। अभी आप मारियो वाला गेम खेलते हैं, अब आप कुछ और खेलना चाहते हैं, कोई ताश वाला गेम खेलना चाहते हैं, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी इसमें चला सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ग्राफिक्स के बाद में आता है इसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अंदर ये है
कॉरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, ऑटोकैड, 3D स्टूडियो। यहाँ पे आप जा कर के ग्राफिक्स बना सकते हैं। और कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन से हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस, कैड, 2D, 3D, ये सभी इसके क्या आ जाते हैं? एप्लीकेशन होते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में आप चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है मनोरंजन, मूवीज़, गेम्स, म्यूज़िक, टेलीविज़न शो या कार्टून एनिमेशन बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। देन शिक्षा प्रशिक्षण के अंदर जैसे कि ड्राइविंग है, फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर वेबसाइट तथा वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए GUI आइकन आप लोग देखते हैं कंप्यूटर पर, मोबाइल में आजकल तो पूरा का पूरा GUI बेस्ड ही चलने लगा है क्योंकि इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है इससे। तो जो भी आप ग्राफिकल एलिमेंट देखते हैं वो इन्हीं की सहायता से बनाए जाते हैं। देन आता है इमेज प्रोसेसिंग, किसी इमेज में बदलाव करना, इमेज को क्या करना? डिटेक्ट करना। अब देखिए वॉइस मेल भी आप लोग जानते हैं, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1970 गार्डन मैथ्यूज़ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यदि आप किसी व्यक्ति से कॉल पर बात करना चाह रहे हैं लेकिन बात नहीं होती है तो ऐसे में आप आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे भेज सकते हैं। तो डिजिटल SMS होते हैं, ये ध्वनि संदेश होते हैं, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर क्या होता है? ऑनलाइन मीटिंग आप कर सकते हैं। वीडियो और ऑडियो दोनों ही कब होते हैं? रियल टाइम में स्ट्रीम किए जाते हैं, ये होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वास्तविक समय में। उसके बाद देखिए सेंड एंड रिसीव, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट आप इससे कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसके यूज़ और बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये एक तो कॉस्ट फ्री होता है, टाइम मनी इसके अंदर सेव होता है ना। आप वीडियो, एक तो आप जैसे कि यहाँ बैठे हैं, आप अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपना कोई बिज़नेस शुरू करना, अब आप कह रहे हैं कि मैं कैसे करूँ यहाँ पर बैठ करके, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया के अंदर अपना बिज़नेस फैलाना चाहते हैं तो इसी जगह पर, एक जगह पर बैठ आप पूरी दुनिया के अंदर चारों तरफ अपना नाम कर सकते हैं, अपना बिज़नेस फैला सकते हैं। और इसके अंदर आपको यहाँ से बैठे बैठे किसी अन्य व्यक्ति से बात तो करनी होगी ना, आपके एम्प्लॉयज़ से, आपके जो कस्टमर हैं उनसे। तो ये सभी के सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत ही ईजी हो चुका है। इसमें आपका टाइम तो सेव होता ही है, आपकी मनी भी सेव हो जाती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सभी एकदम कॉमन न्यूज़ है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए बिजनेस में इसका उपयोग होता ही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आगे देखिए ऑनलाइन पढ़ाई आप लोग कर ही रहे हैं, है ना। उसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत ही बड़ा योगदान हो चुका है। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स पर हम आते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है भाई? इंटरनेट पर चीज़ों का लेन देन आप जो करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो इंटरनेट पर व्यापार आप 4 प्रकार से करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक तो होता है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एक कंपनी दूसरे कंपनी से यहाँ पर कारोबार करती है। दूसरा देखिए मैन्युफैक्चरर्स हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, है ना। सेकंड देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर की यदि बात आती है, जैसे कि हम हैं किसी वेबसाइट से कोई सामान ले रहे हैं तो हम बिजनेस टू कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कहाँ पर पहुँचाती है? कंज्यूमर तक पहुँचाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ से आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। अगेन देखिए नंबर 3 कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से जो संपर्क कर रहा है ऑनलाइन, वो उपभोक्ता एक दूसरे से सीधे संपर्क में आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि OLX है, आप अपनी पुरानी चीज़ों को OLX पर एक कंज्यूमर डाल रहा है और दूसरा कोई कस्टमर है वो उसे देख के खरीद रहा है। तो ये भी क्या हो गया? कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स हो गया। नेक्स्ट देखिए कंज्यूमर टू बिजनेस। अब एक जो कस्टमर है वो किसी कंपनी को अपने सामान प्रोवाइड करवा रहा है। देखो उपभोक्ता कंपनी को उत्पाद या सेवाएं प्रदान करता है ना। तो ये किस में आ जाता है? कंज्यूमर टू बिजनेस में आ जाता है। जैसे कि क्या है? गूगल एडसेंस है। जैसे कि सपोज ये यूट्यूब ही है, यूट्यूब पर लोग क्या करते हैं? यूट्यूब पर लोग क्या करते हैं? अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं और उनसे किनसे? जो वीडियो यूट्यूबर बनाते हैं वो एक तरीके से क्या हो गए? कस्टमर। और यूट्यूबर क्या हो गया? इसका एक कंपनी हो गई, वो इन्हें एक तरीके से सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो गूगल एडसेंस इसके अंदर आता है। इसके बेनिफिट्स जो हैं, ई कॉमर्स 24 आवर्स, देखो एक तो ये 24 आवर्स तक चलता है। ई कॉमर्स का जो बेनिफिट है यहाँ पर ये रहता है कि आप 24 आवर्स कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, चीज़ें आ जा सकती हैं। इसके बीच में किसी मीडिएटर को होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप किसी दुकान पर जाते हैं, ठीक है, एक शॉपकीपर है, आप वहाँ पर गए तो वो पहले एक होलसेलर से माल खरीदता है, ठीक है। होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदता है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और वो किससे जुड़ा हुआ है? किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए बीच में कितने सारे स्टेप्स आपके आ गए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे कंज्यूमर बन गए हैं और डायरेक्ट यहाँ से कर रहे हैं, जबकि आप शॉप से आप यहाँ पे कस्टमर थे और यहाँ पर आप डायरेक्ट कस्टमर हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, तो उनका जो लाभ है वो आपको एक तरीके से प्राप्त हो जाता है, यानी कि कॉस्ट रिड्यूसिंग यहाँ पर हो जाती है। देखिए आगे फास्ट कम्युनिकेशन तो होता ही है। आप ऑनलाइन जब चाहें तब जैसे भी फास्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। 2 सेकंड के अंदर आप अपना
सामान का ऑर्डर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, टाइम की यहाँ पर बचत हो रही है। जैसे कि आपको कोई सामान चाहिए तो आपको किसी शॉप पर लेने जाना नहीं पड़ेगा। सपोज आप यहाँ पे मार्केट है और यहाँ से आप 10 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, ठीक है। मेन सिटी में आजकल मकान लेना कितना वो मुश्किल हो गया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूरी पर रहने लगे हैं। थोड़ा दूरी पर रहते हैं तो यहाँ से यहाँ पर जाना, थोड़ा पेट्रोल जलाना करना, सामान है ना, अपना टाइम इन्वेस्ट करना, उसकी जगह पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, घर बैठे आपके पास सामान आ गया। तो समय की बचत हो गई, ऊर्जा की बचत हो गई, है ना, वहाँ पे जाना आना नहीं पड़ा आपको। ग्राहकों की शिकायत भी दूर होती है यहाँ पर। जब आप ऑनलाइन क्या करते हैं, कोई माल आपके पास डिफेक्टिव आता है, आपको पसंद नहीं आता है, तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, है ना, और कंप्लेन भी करने का एक पोर्टल वहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि माल कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है? डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचेगा तो सामान की कीमत क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो मेनली जब आप जैसे कि है ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने जा रहे हैं, कोई टीवी, फ्रिज, ऐसी कोई भी चीज़ आप लेने जा रहे हैं, तो आप जब मार्केट में उसकी रेट पूछेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी रेट जो है वो ज़्यादा है ऑफलाइन जब आप खरीद रहे हैं। और ऑनलाइन जब आप देखेंगे ना तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, कार्ड्स का यूज़ करते हुए और भी सस्ता पड़ जाएगा, है ना। इसके अलावा आपको जो है EMI भी वहाँ पर मिलती है, और वो भी किसी विदाउट इंटरेस्ट EMI भी आपको आजकल मिलती है। आप इंस्टॉलमेंट्स में जो है पैसे भी चुका सकते हैं। तो काफ़ी सारा फ़ायदा यहाँ पर हो चुका है, तो लोग इस तरफ काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन डिसएडवांटेज होते क्या क्या है। देखिए हर चीज़ जो एडवांटेज लेकर के आती है उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी जरूर होता है। तो इंटरनेट पर लेकिन जैसे कि कोई फ्रॉड लिंक है वो बहुत सारे आने लगे हैं। पर्सनल जानकारी, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड की जानकारी आप वहाँ पर डालते हैं, हो सकता है कि कोई हैकर हो या फिर कोई डिजिटल मार्केट में वो पहुँचा हुआ बंदा हो, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चुरा रहा हो, है ना, आपकी पहचान आदि का मिसयूज़ कर सकता है। उससे खतरा होता है ना। कई बार आपके जो मोबाइल है उसके ऊपर कुछ मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे अलग अलग लिंक आ रहे हैं, या फिर कोई आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है कि आपको इस कंपनी में नौकरी दी जा रही है, उसके बहाने आपको लिंक भेजा, आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला, आपके पैसे उड़ गए। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। इंटरनेट पर फ्रॉड्स काफ़ी सारे आजकल होने लगे हैं, और इनका जो है इतना इजी वे में निपटारा भी नहीं हो पाता है। इसके लिए काफ़ी हाथ पैर आपको मारना पड़ता है, तब जाकर के कहीं आपके पैसे जो हैं वापस से रिटर्न होते हैं। तो ये खतरा तो बना ही रहता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, असफल होने का खतरा भी रहता है। यहाँ पर कई बार होता है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन मार्केट में आते हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को वहाँ पर सफलता मिले। तो असफल होने का खतरा तो हर जगह पर होता है, ये तो एक कॉमन इशू है। नेक्स्ट देखिए, पोर्टल शुरू करने में ज़्यादा लागत लगती है। ठीक है, आप कोई भी पोर्टल शुरू कर रहे हैं तो IT कंपनीज, अच्छे IT कंपनी के बंदे से मिलते हैं, कंपनी में जाते हैं, यार हमें ये करना है, हमें हमारी वेबसाइट शुरू करनी है, तो वो आपको बताते हैं इतने रुपए लगेंगे, इतना इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। तो उसको देख करके हर कोई डर भी जाता है। तो एक नॉर्मल आदमी अपनी वेबसाइट शुरू नहीं कर पाता है ऐसे में। तो एक तरीके से यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट रेट है वो पोर्टल के लिए थोड़ी सी होती है। आगे देखिए, बाकी इतनी ज़्यादा भी होती नहीं है कि आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे कि कोई शॉप भी ओपन करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना ही होता है। तो ये भी मेरे हिसाब से नॉर्मल है। आगे देखिए, कर्मचारियों की प्रशिक्षण लागत और मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्च होता है। देखिए, आप अपना जो मार्केट है बहुत ज़्यादा जितना वाइड करेंगे उतने बंदे आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है, उतना ही चीज़ों का मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। कोई चीज़ कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कोई टूट फूट हो गई तो फिर से रिटर्न हो रही है ना, कोई चीज़ गई है तो 20-30% माल वापस से रिटर्न हो रहा है, उसका क्या करना है। तो ये सारे के सारे एक मेंटेनेंस खर्च हो जाता है। इसके अलावा आप जो बंदे रख रहे हैं उनको आपको ट्रेनिंग देनी होती है ना, कुछ समय तक उनसे आप काम नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ही भरपाई इनकी करनी पड़ती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो एक झलक वापस शुरू से हम देखते हैं कि क्या हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इंटरनेट के बारे में हम देख चुके हैं, प्रोटोकॉल्स पढ़ चुके हैं, लेन वेन मैन को भी हम समझ चुके हैं। देखिए, मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छी से बताई हैं, इनके बीच में कंपैरिजन भी किया है। आगे देखिए, सर्च इंजन सारे के सारे हमने देखे हैं, कौन सा टॉप पर रहता है, कौन सा किससे लिंक्ड है, कौन सा फेसबुक के साथ में है ना किया हुआ है टाई अप। उसके बाद में देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग को भी हमने अच्छे से देखे हैं। ऑनलाइन मैसेजिंग के सारे ऐप्स हमने देखे हैं, व्हाट्सअप है ना, स्काइप वगैरह जो भी है। आगे देखिए, www ब्राउज़र्स हमने देखे हैं, वेब पब्लिशिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। आगे देखिए, HTML के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है कि इसमें कौन कौन से टैग्स होते हैं, क्या क्या काम आते हैं, प्रोग्राम किस तरीके से चालू होता है, किस तरीके से बंद होता है, कहाँ पर इसे डाला जाता है, कहाँ पर इसे सेव किया जाता है, जैसे कि नोटपैड में इसे बनाया जाता है ना, किस एक्सटेंशन के साथ में इसे सेव किया जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उसे कैसे रन किया जाता है। क्रिएशन और मेंटेनेंस, वेबसाइट की क्रिएशन कैसे होती है, ये भी हमने देखा कि ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होती हैं, ईमेल, इंटरनेट, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी, डोमेन नेम। तो इस तरीके से आप वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, है ना।
उसके बाद में आप इसका मेंटेनेंस किस तरीके से करते हैं कि जो फालतू कमेंट्स आ रहे हैं उन्हें आप हटाइए, कुछ चीज़ अपडेट करने की है, प्लगइन अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो उन्हें अपडेट करते रहिए, और भी आपको कुछ नया डालना है तो वो डालिए। उसके बाद में HTML इंटरेक्टिविटी टूल्स हमने देखा है कि HTML को आसान भाषा में अगर आप लिखना चाहें, सारे के सारे कोडिंग लिखने में आपका समय वेस्ट ना हो, उसके लिए भी इंटरेक्टिविटी टूल्स होते हैं, है ना। उसके बाद में देखिए मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये भी हम देख चुके हैं। सभी तरह की मल्टीमीडिया हमने देखी है कि टेक्स्ट क्या होता है, इसका इनपुट क्या होता है, इसका आउटपुट क्या होता है, ओके, और इसके सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, आप कहाँ पर प्ले करवा सकते हैं, इसके टाइप कौन सा होता है, हर चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी है। जैसे हमने टेक्स्ट पढ़ा है वैसे ही हमने क्या देखी है, इमेज के बारे में देखा है, वैसे ही हमने ऑडियो के बारे में देखा है, वैसे ही हमने वीडियो के बारे में देखा है, वैसे ही हमने एनिमेशन के बारे में भी देखा है। तो ये सब, और ग्राफिक्स को भी हमने पढ़ा है कि कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। आगे देखिए वॉइस मेल हमने देखा है कि अगर कॉल नहीं लगती है तो आप वॉइस मेल जो है आप छोड़ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहाँ होती है, किस प्रकार से होती है। उसके बाद में देखिए इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स को हमने ये देखा है कि कैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप ले सकते हैं सामान, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना। कैसे कस्टमर जो है वो कंपनी से कांटेक्ट कर सकता है, कैसे कंपनी से कांटेक्ट करती है ना। तो B2C, है ना, B2C B2B आदि जितने भी प्रकार हैं सबको हमने अच्छे से देखा, और आई होप आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। इस वीडियो को एक बार और देखिए, आप इनके नोट्स पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, और क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द आपके बनते हैं। तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है उसमें सिर्फ आपसे बेसिक नॉलेज ही पूछा जाएगा, और सारा का सारा बेसिक नॉलेज के हमने इसमें कुछ डीप नॉलेज भी साथ में डाल दिया है, तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।